बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज हम शार्ट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। और पहला शार्ट क्वेश्चन जो है हमारा 14.1 है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ जो है बुक ओपन कर लें, क्योंकि मैं स्टेटमेंट यहाँ पे रीड करूँगा और साथ साथ जो है आपको वो समझाता भी जाऊँगा जी। तो शार्ट क्वेश्चन क्या है 14.1 हमारे पास। वो कहता है कि एक प्लेन कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक आपके पास प्लेन है, उसका एक कंडक्टिंग लूप है, उसको आपने लोकेट किया है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दैट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। और वो किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज द फ्लक्स मैक्सिमम, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन इज द फ्लक्स मिनिमम। और आपने ये बताना है कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और फ्लक्स मिनिमम कब होगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए कि फ्लक्स का फार्मूला क्या है। तो फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास है फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई ऑफ बी से डिनोट किया जाता है। तो फाई ऑफ बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। बी जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ए जो है वो एरिया ऑफ कॉइल है। तो अगर आप डॉट को हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा फाई ऑफ बी इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास फ्लक्स का फार्मूला है। अब चलते हैं हम दोबारा उसकी एक दफा स्टेटमेंट को दोबारा रीड करते हैं। वो कहता है एक प्लेन कंडक्टिंग लूप है और उसको आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो अगर आप इसकी फिगर बनाएं तो इस तरह से आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये आपके पास जेड एक्सिस। एक प्लेन कनेक्टिंग लूप है और उसको आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं वो किसके अलोंग जा रही हैं? अलोंग द एक्स एक्सिस। अब वो कहता है कि आपने उसका मैक्सिमम फ्लक्स बताना है। एक प्लेन कंडक्टिंग लूप है, ये आपके पास प्लेन कंडक्टिंग लूप भी आपके पास आ गया। आपने उसका मैक्सिमम फ्लक्स बताना है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, और उसके बाद आपने मिनिमम फ्लक्स भी बताना है। तो इसके लिए आपने ये सारी स्टडी जो है वो की हुई है। अगर आप मैक्सिमम फ्लक्स की बात करते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स, तो आप जो है यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा। देखिए ये हमारे पास एक प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। वो कहता है कि आप इसको किस तरह से ओरिएंटेशन देंगे, इस प्लेन को किस डायरेक्शन में रखेंगे कि आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, और फिर आपने मिनिमम के बारे में बताना है। याद रखें हमारे पास एक होता है एरिया और एक होता है यूनिट एरिया। अब एरिया क्या है? वेक्टर है या स्केलर है? तो आप जरूर इसका आंसर जानते हैं। एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जहरी बात है इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब आपके पास एक होता है प्लेन ऑफ एरिया और एक होता है यूनिट एरिया। ये प्लेन ऑफ एरिया जो होता है ये एरिया की मैग्नीट्यूड होती है, और आपके पास जो यूनिट एरिया होता है वो क्या बताता है? आपको उसकी डायरेक्शन बताता है। वेक्टर एरिया कह लें या यूनिट एरिया कह लें, ये दोनों उसकी डायरेक्शन बताते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। एरिया हमारे पास बेसिकली लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? विड्थ होता है। अगर आप देखें तो ये आपके पास विड्थ है और ये क्या है? आपके पास लेंथ है। ये विड्थ है और ये आपके पास क्या है? जो है ये विड्थ आपके पास और ये क्या आ गई? लेंथ आ गई। अगर आप चाहते हैं कि आप एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने वेक्टर क्वांटिटी को बताया हुआ है कि आप उसके ऊपर राइट हैंड का रूल इस्तेमाल करते हैं। उसको किस तरह से कि अगर आप वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करना पड़ेगा आपको। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अगर आप इस तरह से अपने फिंगर को रोटेट करें, इसका अगर आप फिंगर को रोटेट करें तो ये जो आपके पास थंब है वो एरिया की डायरेक्शन बताएगा। तो अगर आप देखिए तो यूनिट एरिया, ये जो थंब है बेटा इसको आप कहते हैं यूनिट एरिया, ये प्लेन ऑफ एरिया हो गया। और ये आपके पास अगर आप उसको फाइंड करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आपके पास यूनिट एरिया किस डायरेक्शन में जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, और वेक्टर एरिया भी किस डायरेक्शन में जा रहा है? आउट ऑफ द पेज जा रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पे आपने प्लेन ऑफ एरिया को नहीं देखना, आपने वेक्टर एरिया को देखना है। तो दोनों चीज जरा यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। प्लेन ऑफ एरिया मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर। अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये आपके पास एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। प्लेन ऑफ एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। लेकिन इस केस में जो वेक्टर एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? पैरेलल है, वो भी बाहर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रही है? बाहर की तरफ जा रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अगर आप मैक्सिमम फ्लक्स चाहते हैं तो आपके पास फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स
the plane of area and magnetic field should be perpendicular. वो क्या होनी चाहिए? perpendicular. In this case vector area and magnetic field will parallel. तो ये दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। तो अगर आपके पास पैरेलल होगा तो फ्लक्स का फार्मूला क्या है? BA cos ऑफ थीटा। तो अगर वो पैरेलल हैं तो एंगल आपके पास क्या आएगा? 0 डिग्री। तो आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स आएगा BA cos ऑफ 0 डिग्री। और cos ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है। तो फाई ऑफ B आपके पास आ जाएगा BA। ये है आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स। अब आ जाते हैं मिनिमम के ऊपर कि मिनिमम फ्लक्स कब होगा। अब मिनिमम फ्लक्स में अगर आप देखें तो पहली कंडीशन ये थी, प्लेन ऑफ एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या थे? परपेंडिकुलर। लेकिन उस केस में वेक्टर एरिया क्या था? उसके पैरेलल। अब उस प्लेन ऑफ एरिया को आप उसके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर दें तो ये आपके पास प्लेन ऑफ एरिया और मैग्नेटिक फील्ड ये अब क्या हो गए? पैरेलल हो गए। ये दोनों पैरेलल हैं। लेकिन इस केस में अगर आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करें तो अगर आप देखें तो यूनिट एरिया किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। अब यूनिट एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, लेकिन प्लेन ऑफ एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है? वो पैरेलल है। तो बिल्कुल इसी के आपने रिवर्स करना है। तो यहाँ पे दोबारा अगर स्टेटमेंट देखें तो आप उसमें जो चेंजिंग करेंगे, फॉर यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम लिखेंगे आप मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, द प्लेन ऑफ एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी पैरेलल। यहाँ पे पैरेलल लिखेंगे यहाँ परपेंडिकुलर की जगह। और इस दिस केस में इसमें क्या होगा? इन दिस केस में एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड विल परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पैरेलल। यही स्टेटमेंट आपने चेंज करनी है। और चेंज करने के बाद आप देखेंगे कि BA cos ऑफ थीटा, तो इस केस में आपके पास एंगल 90 डिग्री बन जाएगा और BA cos ऑफ 90 डिग्री। और cos ऑफ 90 डिग्री क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो ये आपके पास जो है वो मिनिमम फ्लक्स आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं 4.2 पे। वो कहता है ए करंट इन ए कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट जो है वो कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, जो कि हमें ये पता है कि जब बेटा किसी भी वायर में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द क्या पैदा हो जाती हैं? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती हैं, विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पेयर लॉ। ठीक है, इसको हम एम्पेयर लॉ के जरिए इस्तेमाल जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। सिंस करंट इज डिफाइंड एज, आगे उसको करंट को डिफाइन करा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज, व्हाट अबाउट मूविंग चार्ज। हाँ जी, वो कहता है कि आपके पास स्टेशनरी चार्ज के लिए वो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी। जो मेन इसकी जो कह लेंगे क्वेश्चन है इसका, शुरू में वो सारी चीजें डिफाइन करता है कि एक जब किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम एम्पेयर लॉ के जरिए जो है उसको इस्तेमाल करके फाइंड कर सकते हैं। वो कहता ये है कि स्टेशनरी चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी और मूविंग चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी। देखिए जी, स्टेशनरी चार्ज जो है, स्टेशनरी चार्ज और स्टेशनरी चार्ज फॉर स्टेशनरी चार्ज जब मूव नहीं करता, जब चार्ज मूव न करे, जब चार्ज जो है वो रेस्ट के ऊपर हो, व्हेन क्यू एट रेस्ट, व्हेन क्यू एट रेस्ट, तो आप बताएं कि आपके पास करंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि करंट क्या होता है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q ओवर T। अगर Q रेस्ट के ऊपर हो तो आपके पास जहरी बात है फ्लो नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। अगर करंट जीरो हो जाए तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है? V इज इक्वल टू, हम सोलेनोइड का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, म्यू नॉट Ni। सोलेनोइड में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपने उस टॉपिक में ये फाइंड किया था। अगर आपके पास करंट जीरो हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। तो स्टेशनरी चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो। वजह क्योंकि वहां पे करंट क्या हो जाएगा? जीरो। करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब आ जाते हैं फॉर मूविंग चार्ज। फॉर मूविंग चार्ज दूसरा जो केस है इसका, जब चार्ज मूव करेगा तो जहरी बात है चार्ज, व्हेन चार्ज मूव, व्हेन क्यू ए चार्ज मूव, अगर चार्ज मूव करेगा तो आपके पास क्या आएगा? करंट भी आएगा, क्योंकि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऊपर उसको डिफाइन भी करता है मजीद क्वेश्चन में।
तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला वही सोलेनोइड वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, म्यू नॉट एन आई। तो अगर आपके पास करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगी आपके पास मैक्सिमम होगी। दूसरे क्वेश्चन भी कवर हो गए। अब आ जाते हैं जी 14.3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। वो कहता है कि आप वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बताएं इनसाइड ए सोलेनोइड कैरिंग ए स्टेडी करंट आई। A length of the solenoid is double but the number of turns remain the same. दूसरा है the number of turns is double but the length remain same. जी हाँ जी, ये जो फार्मूला हमने दूसरे क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था इसको आपने याद रखना है, इसी का जो है दोबारा हमने यूज करना है 14.3 में। वो कहता है कि डिस्क्राइब द चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। Describe the charge in the magnetic field inside a solenoid carrying a steady current। आपके पास steady current है, एक smooth current है आपके पास। वो पहला कहता है कि अगर length of solenoid डबल हो जाए but the number of turns same रहे तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा, वो कितनी होंगी। और अगले पोर्शन में कहता है अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दें, पहले में क्या है बेटा लेंथ को डबल करें, नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहेंगी। दूसरे में ये है कि अगर आप टर्न्स को डबल कर दें और लेंथ रिमेन सेम रहे तो तब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो है वो असर क्या होगा। तो सबसे पहले ए पार्ट का हम सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में कहता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो लेंथ जो है द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज डबल, अगर आपके पास लेंथ ऑफ सोलेनोइड डबल हो जाए तो सबसे पहले आप सोलेनोइड का फार्मूला यूज करें, B इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट एन आई। अब ये जो स्मॉल n है ये किसके बराबर है, स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर होता है। स्मॉल n बराबर होता है n ओवर n। ये जो आपके पास n है ये नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, और ये जो आपके पास l है ये आपके पास लेंथ है। n जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, जिसको आप स्मॉल n को जो है वो यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं। तो b इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा फार्मूला b इज इक्वल म्यू नॉट n ओवर l इनटू i। अब पहले ऐसे में कहते हैं कि अगर आपके पास लेंथ को डबल कर दें, इफ लेंथ इज डबल, अगर आप उसको लेंथ को डबल कर दें तो इफ l बराबर हो जाए 2l की, लेंथ डबल हो जाए तो इसमें पुट करें तो हमारे पास ज़ाहिर बात है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। तो आपने अब उसको b नहीं लिखना बल्कि b प्राइम लिखना है, ये b रहने दें इसको, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर b प्राइम हो जाएगी और म्यू नॉट n ओवर 2l इनटू i। अब इस 2 को बाहर लिख लें, 1 ओवर 2 म्यू नॉट n ओवर l और साथ आपके पास आ जाएगा i जी। अब म्यू नॉट n ओवर l इंटू आई ये किसके बराबर है, ये बराबर है b के। तो आप लिख लें b प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर 2, इसकी जगह b आ जाएगा तो b प्राइम आपके पास आ जाएगा b ओवर 2। तो अगर यहां से रिजल्ट क्या मिल रहा है, अगर आपके पास लेंथ डबल कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होगी वो पहले मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, हाफ होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है b/2। तो हमारे पास जो अगर आप लेंथ डबल करेंगे तो हमारे पास जो नए आने वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पहले से क्या होगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये रिलेशन भी साबित हो चुका है कि b/2 रिजल्ट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी हाफ इफ लेंथ विल बी डबल। दूसरे हिस्से में क्या, अब जो है हमारा दूसरा जो पार्ट है वो कहते हैं कि अगर आपके पास पहले पार्ट में क्या था, हमारे पास लेंथ डबल हो रही थी, अब हमने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करना है, लेंथ को जो है सेम रखना है। तो दोबारा फार्मूला b इज इक्वल टू म्यू नॉट n ओवर l इनटू i। इस फार्मूले को मैंने यूज किया, n की जगह क्या आता है n ओवर l, तो n ओवर l के पुट करने के बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो फार्मूला ये वाला था। अब वो कहते हैं इफ नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो जाए n बराबर हो जाए 2n के, तो आपके पास नए आने वाली मैग्नेटिक फील्ड b प्राइम म्यू नॉट 2n ओवर l इनटू i। अब इस 2 को जो है वो बाय लिखेंगे n ओवर l इनटू i और यहां से b प्राइम इज इक्वल टू म्यू नॉट n ओवर l इनटू i, वो किसके बराबर है, वो b के बराबर है, म्यू नॉट n ओवर l इनटू i। तो आपके पास आ जाएगा 2b। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे और लेंथ को सेम रहने देंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है नए आने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी जो b प्राइम होगी वो क्या हो जाएगी 2b। 2b का मतलब है कि पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड से वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये कुछ हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज और कुछ मीटर डिस्कस किए थे।
तो बेटा आप इनको जो है वो बार बार रिपीट करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।